हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गेट टू द पॉइंट बाय जोएल श्वार्ट्ज़बर्ग बुक के बारे में। ऋतिक उस दिन ऑफिस में बहुत परेशान था। उसकी नई जॉब थी और नई जिम्मेदारियों के साथ ही उसे जल्दी ही अपनी टीम के सामने एक प्रेजेंटेशन देना था। पहली बार कोई बड़ा काम उसे मिला था तो वह इसे पूरी लगन से करना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर समझ नहीं आ रहा था कि इसे एक बेहतर तरीके से कैसे प्रस्तुत करें। उसके पास कई आइडियाज थे, ढेरों टॉपिक्स थे, लेकिन वो सब किसी स्पष्ट दिशा में नहीं जा रहे थे। हर बार जब वह अपने नोट्स तैयार करने बैठता तो उसकी बातें कुछ समय बाद बिखरने लगती थीं। उसे अपने ही शब्दों में तर्क और वजन की कमी महसूस होती। उसके टीम लीड ने उसे बस एक सलाह दी थी, पॉइंट पर आओ, बाकी लोग आपकी बात को तभी समझेंगे जब आप खुद उसे पूरी तरह समझोगे। ऋतिक को बात समझ में तो आई, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे अपने आइडिया को कैसे संक्षेप में पिरोना है। वह ऑफिस की लाइब्रेरी में कुछ समय बिताने का सोचा। शायद कोई किताब, कोई लेख या कोई भी चीज उसकी उलझन सुलझा सकती थी। वह लाइब्रेरी में घूमा और किताबें पलटते हुए उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, गेट टू द पॉइंट, शार्पन योर मैसेज एंड मेक योर वर्ड्स मैटर, जो कि जोएल श्वार्ट्ज़बर्ग ने लिखी थी। उसके कवर पर ही बड़े अक्षरों में लिखा था शार्पन योर मैसेज, और ऋतिक को लगा शायद यही वो चीज़ है जो उसे चाहिए। उसने किताब उठाई और लाइब्रेरी के कोने में बैठकर पहले पन्ने को पढ़ना शुरू किया। पहले ही अध्याय में उसे किताब का असली मकसद समझ में आने लगा। किताब का पहला लेसन था अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ अ पॉइंट। इस लेसन में श्वार्ट्ज़बर्ग ने समझाया था कि एक पॉइंट और टॉपिक में क्या अंतर है। अक्सर लोग टॉपिक्स को पॉइंट समझने की गलती कर बैठते हैं और अपनी बात को साफ तरीके से नहीं कह पाते। असल में एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ ऐसा कहें जो तार्किक हो, जिसमें एक मूल्य हो। ऋतिक ने पढ़ा, एक सच्चा बिंदु एक मूल्य का प्रस्ताव है, कुछ ऐसा जो आप तर्क संगत हो, जिसे आप चित्रित कर सकते हैं और जिसे आप सिद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि जो भी विचार हो उसे बस कह दिया जाए, बल्कि उसे ऐसा बनाना चाहिए कि वो अपने आप में पूर्ण और गहरे अर्थ वाला हो। ऋतिक को लगा, यही तो गलती कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि मेरे पास कई टॉपिक्स हैं और शायद वो काफ़ी होंगे, लेकिन अब समझ आ रहा है कि टॉपिक्स और पॉइंट्स में क्या फ़र्क है। टॉपिक बस एक विचार है, जबकि पॉइंट वह विचार है जिसे आप प्रूव कर सकते हैं, जिसे आप साबित कर सकते हैं। वह याद करने लगा कि वह अपने प्रेजेंटेशन में कितनी बार बस इधर उधर की बातें जोड़ता चला गया था, पर वो किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था। श्वार्ट्ज़बर्ग ने यह भी समझाया कि एक सच्चा पॉइंट अपने आप में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, जिसे आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप कुछ ऐसा कहते हैं जिसमें कोई वजन नहीं है तो लोग उसे महत्व नहीं देंगे। किताब का यह लेसन पढ़कर ऋतिक को अपनी गलती समझ में आने लगी थी। उसने महसूस किया कि उसकी बातें खाली शेल्स की तरह थीं, जिनमें कोई जान नहीं थी, कोई असली मैसेज नहीं था। उसका प्रेजेंटेशन भी बस कुछ रैंडम थॉट्स की तरह बनता जा रहा था, जिसमें कोहिरेंस की कमी थी। वह अब समझने लगा था कि उसे अपने प्रेजेंटेशन को एक क्लियर पॉइंट के इर्द गिर्द सेंटर्ड करना होगा, ताकि सुनने वाले लोग उसकी बात से जुड़ सकें। उसने मन में ठान लिया कि अब वह अपने प्रेजेंटेशन को एक पुख्ता पॉइंट पर केंद्रित करेगा, ताकि उसका मैसेज प्रभावशाली और स्पष्ट हो सके। किताब को पढ़ने के बाद वह अपने डेस्क पर लौटा और उसने अपने पुराने नोट्स को फिर से देखा। उसके पास ढेर सारी जानकारियां थीं, कई आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन अब उसने अपने हर आर्ग्यूमेंट को एक क्लियर पॉइंट में बदलने की कोशिश की। उसने किताब से सीखे हुए इनसाइट्स का इस्तेमाल करके अपनी बात को कंसाइज और फोकस्ड बनाने की कोशिश की। जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसे अपने प्रेजेंटेशन के लिए एक सेंट्रल आइडिया मिला, उसका कोर पॉइंट। यह पॉइंट एक साधारण स्टेटमेंट था, लेकिन उसमें गहराई और सार था। वह खुद को महसूस कर रहा था कि यह सच में एक पॉइंट है और उसे दूसरों तक पहुंचाना है। पहले उसकी सोच में उथल पुथल थी, पर अब क्लैरिटी आ चुकी थी। उसने अपने पॉइंट को तार्किक और सुसंगठित तरीके से बांधना शुरू किया। अगले कुछ दिनों तक ऋतिक ने किताब को और गहराई से पढ़ा और श्वार्ट्ज़बर्ग के इनसाइट्स का अपने प्रेजेंटेशन में उपयोग करने की कोशिश की। उसने अब जाना कि असली कला सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि उस एक पॉइंट को खोजने
और फिर उसे साधने में है। प्रेजेंटेशन के दिन ऋतिक के अंदर आत्मविश्वास था, क्योंकि अब उसके पास एक सशक्त पॉइंट था जो हर सुनने वाले के लिए मीनिंगफुल और वैल्यूएबल था। उसने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया और पहले ही वाक्य में उसने अपना कोर पॉइंट प्रस्तुत कर दिया। अब वह किसी रैंडम बातों में नहीं भटका, बल्कि हर वाक्य उसके मेन पॉइंट को प्रूव करने की ओर बढ़ता गया। ऋतिक को महसूस हुआ कि श्वार्ट्ज़बर्ग का लेसन सिर्फ प्रेजेंटेशन तक ही सीमित नहीं था, ये जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। हम कई बार अपने विचारों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें असल में कहना क्या है। हमें बस टॉपिक्स का अंदाजा होता है, लेकिन एक सॉलिड पॉइंट नहीं होता। उसने खुद से कहा, शायद आगे चलकर जिंदगी में जब भी मुझे अपनी बात कहनी होगी, मैं पहले इस बात पर गौर करूंगा कि मेरी बात का असल पॉइंट क्या है, तभी मैं उसे ठीक से कह पाऊंगा। इस तरह से ऋतिक का जीवन बदलने लगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसे एक किताब ने उसे न सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाई, बल्कि उसे एक नया नजरिया भी दिया। ऋतिक का प्रेजेंटेशन सफल रहा था। उसकी टीम मेंबर्स और बॉस ने उसे तारीफों से नवाजा और ऋतिक को यह समझ में आ गया कि अगर आपकी बात में क्लैरिटी और एक मजबूत पॉइंट हो तो उसे कम्युनिकेट करना भी उतना ही आसान हो जाता है। पर उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। ऋतिक की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसने श्वार्ट्ज़बर्ग की किताब में आगे के लेसन भी पढ़ने का फैसला किया ताकि वह इस स्किल में और बेहतर हो सके। ऋतिक ने किताब के दूसरे लेसन को पढ़ना शुरू किया, जिसका शीर्षक था आइडेंटिफाई एंड स्ट्रेंथन योर पॉइंट। इसमें श्वार्ट्ज़बर्ग ने लिखा था कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो अपना मेन पॉइंट क्राफ्टिंग से पहले पहचान लेता है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि आपको क्या कहना है, बल्कि ये भी जरूरी है कि आपका मैसेज ताकतवर और प्रभावशाली हो। यह सीख ऋतिक को गहरे तौर पर छू गई। उसे अब समझ में आने लगा था कि उसका पहला लेसन पॉइंट और टॉपिक के अंतर को समझना सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे अपने पॉइंट को और मजबूत बनाना था। ऋतिक किताब पढ़ते पढ़ते रुक गया और सोचने लगा कि अब वह जो भी बातें कहेगा उनमें एक ताकत होनी चाहिए। श्वार्ट्ज़बर्ग के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही होता है जिसे लोग आसानी से न सिर्फ समझ पाएं बल्कि उसे याद भी रखें। इस बात ने ऋतिक को और प्रेरित किया। उसे लगा कि शायद पिछली बार उसने एक पॉइंट तो बनाया, पर उसमें वो मजबूती नहीं थी जिसे वो चाहता था। उसे यह भी समझ में आया कि कई बार हमारे विचारों में गहराई तो होती है, पर हम उसे सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस बार ऋतिक ने एक और नई चुनौती खुद के लिए तय की। वह अपना अगला प्रेजेंटेशन बनाएगा, पर इस बार उसका पॉइंट और भी अधिक मजबूत और इम्पैक्टफुल होगा। श्वार्ट्ज़बर्ग ने किताब में बताया था कि एक मजबूत पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी बात की क्लैरिटी पर ध्यान देना जरूरी है। ऋतिक ने अपने जीवन की दूसरी घटनाओं को भी याद किया, जब वह अपनी बात को एक्सप्रेस करने में चूक गया था। उसे याद आया कि कैसे उसने कई बार दोस्तों के बीच में अपने तर्क दिए थे, पर वो उतने कंपेलिंग नहीं थे जितना वो चाहता था। श्वार्ट्ज़बर्ग ने यह भी कहा था कि अपना मेन पॉइंट पहचानने के बाद ही किसी मैसेज को क्राफ्टिंग करना चाहिए, ताकि उसमें फोकस और क्लैरिटी रहे। ऋतिक ने किताब में आगे पढ़ा कि जब एक बार आप अपना मेन पॉइंट पहचान लेते हैं तो उसे मजबूत बनाने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ती है। श्वार्ट्ज़बर्ग ने सुझाव दिया था कि यह काम करने के लिए आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या यह पॉइंट लिसनर्स के लिए रेलेवेंट है? क्या मैं इसे तर्क संगत तरीके से प्रमाणित कर सकता हूं? क्या इसमें ऐसा कुछ है जिसे लोग आसानी से याद रख सकें? इन सवालों ने ऋतिक की सोच को और भी दिशा दी। ऋतिक ने मन में ठान लिया कि अब वह अपने पॉइंट को खुद से पूछे गए इन सवालों के जरिए और मजबूत करेगा। उसने अपनी पर्सनल डायरी में कुछ पॉइंट्स लिखने शुरू किए और उन पर विचार किया कि क्या उनमें वाकई में कोई ऐसा सार है जो दूसरों को प्रभावित कर सके। उसने महसूस किया कि जब आप अपने पॉइंट को इस तरह एनालाइज करते हैं तो आपकी सोच और भी साफ हो जाती है। अब वह किसी भी टॉपिक पर तुरंत बोलने से पहले अपने मेन पॉइंट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता था। कुछ दिनों बाद ऋतिक को एक और अवसर मिला कि वह अपने बॉस के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रख सके। उसे एक नई रणनीति पर अपने विचार देने थे और इसे लेकर वह उत्साहित था।
इस बार उसने श्वार्ट्जबर्ग के लेसन को ध्यान में रखकर पहले अपने मेन पॉइंट को अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया। उसने खुद से पूछा, क्या उसका पॉइंट कंपनी की ग्रोथ के लिए प्रासंगिक है? क्या वह अपनी बात को उदाहरणों के साथ समझा सकता है? क्या इसमें ऐसा कुछ है जो बॉस और टीम के लिए याद रखने लायक होगा? इन सवालों का जवाब सोचते ही उसे क्लैरिटी मिल गई और उसने तय किया कि इस बार उसका प्रेजेंटेशन सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक मजबूत और इम्पैक्टफुल मैसेज होगा। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो ऋतिक ने पहले ही अपनी बातें कंसाइज और क्लियर तरीके से तैयार कर ली थी। उसने पहले ही डिटरमिन कर लिया था कि उसका कोर मैसेज क्या होगा और उसे कैसे बेस्ट तरीके से पेश किया जाए। इस बार उसकी बातों में केवल जानकारी नहीं थी बल्कि एक सशक्त मैसेज था जो टीम के लिए रेलेवेंट और समझने में आसान था। जैसे ही वह अपनी बात खत्म कर रहा था, उसने टीम के कुछ लोगों के चेहरों पर संतोष देखा। हर कोई उसकी बात को समझ रहा था और उसे लेकर सहमति भी जता रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जा रही थी बल्कि उन्हें समझा भी जा रहा था। ऋतिक ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ बातें करने के लिए बातें नहीं कर रहा था बल्कि उसे समझ आ गया था कि अपनी बात को कैसे मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। श्वार्ट्जबर्ग के दूसरे लेसन से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। अब उसे यह एहसास हुआ कि किसी भी मैसेज को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उसे खुद ही अपनी बात को और बेहतर बनाना होगा। ऋतिक के जीवन में यह किताब अब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं रही थी। अब वह हर एक बातचीत, हर एक प्रेजेंटेशन और यहाँ तक कि दोस्तों और परिवार के साथ अपनी पर्सनल बातचीत में भी इस कला को इस्तेमाल करने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि श्वार्ट्जबर्ग की ये बातें सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काम आती हैं। ऋतिक श्वार्ट्जबर्ग की किताब के अगले लेसन पर पहुंच गया था। अब तक उसने सीखा था कि कैसे एक मजबूत पॉइंट को पहचानना और उसे प्रभावशाली बनाना होता है। लेकिन इस बार जो लेसन था वह कुछ और चैलेंजिंग था। लेसन का नाम था स्टिक टू योर पॉइंट और यह उसे याद दिला रहा था कि एक बार जब आप अपना मेन पॉइंट समझ लें तो जरूरी है कि आप उसी पर केंद्रित रहें। श्वार्ट्जबर्ग ने बताया था कि कई बार लोग अपनी बात कहने के दौरान अनजाने में ही ऐसे टॉपिक्स में भटक जाते हैं जिनका मुख्य पॉइंट से कोई संबंध नहीं होता। इससे न सिर्फ आपकी बात कमजोर हो जाती है बल्कि सुनने वाले भी असली बात से दूर हो जाते हैं। ऋतिक ने महसूस किया कि यह लेसन भी उसके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। पिछली बार उसने अपने पॉइंट को आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक वह यह नहीं समझ पाया था कि अपनी बात को कहने के दौरान उसे कैसे सेंटर्ड रखा जाए। उसे अक्सर ऐसा होता था कि वह बातचीत करते समय या प्रेजेंटेशन में अचानक किसी अन्य रिलेटेड टॉपिक पर बहक जाता था। इसके कारण उसके लिसनर का ध्यान भटक जाता और उसका मेन पॉइंट कमजोर पड़ जाता था। श्वार्ट्जबर्ग के इस लेसन में वह एक साफ सलाह दी गई थी कि अपना पॉइंट खोजने और मजबूत बनाने के बाद जरूरी है कि हम उससे जुड़े रहें। ऋतिक को यह सोचने में समय नहीं लगा कि यह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वह जानता था कि चाहे कितनी भी जानकारी हो, अगर वह भटकने लगेगा तो उसका असर कमजोर हो जाएगा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह एक क्लियर और फोकस्ड मैसेज देगा तभी उसका पॉइंट ऑडियंस को पूरी तरह समझ आएगा और याद भी रहेगा। ऋतिक ने कुछ एग्जाम्पल्स को याद किया जब वह दोस्तों के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहा था और अचानक से किसी और बात पर जाने लगा था। ऐसे में उसके दोस्तों को उसके मेन पॉइंट समझने में दिक्कत होती थी। श्वार्ट्जबर्ग का यह लेसन उसे बता रहा था कि अपनी बातचीत को कंसाइज और फोकस्ड रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसने मन ही मन यह तय किया कि अब जब भी वह कोई बात कहेगा तो सिर्फ उसी पॉइंट पर केंद्रित रहेगा जिसे वह कन्वे करना चाहता है। कुछ दिनों बाद ऋतिक के ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जहां उसे एक नई प्रोजेक्ट के बारे में अपने सुझाव रखने थे। यह उसके लिए एक और मौका था कि वह श्वार्ट्जबर्ग की सिखाई बातें लागू कर सके। उसने अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू की और ध्यान दिया कि उसका मेन पॉइंट क्या है। वह जानता था कि उसे इस प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी पर चर्चा करनी है, लेकिन साथ ही कई अन्य सब टॉपिक्स भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। पर इस बार उसने ठान लिया था कि वह उन सभी अतिरिक्त बातों में नहीं भटकेगा। प्रेजेंटेशन के दिन उसने एक गहरी सांस ली और सबके सामने खड़ा हुआ। उसने सबसे पहले अपना मेन पॉइंट स्पष्ट किया और धीरे धीरे उसे सबके सामने प्रेजेंट करने लगा।
जब भी उसका मन किसी अन्य टॉपिक की ओर जाने लगता, वह खुद को याद दिलाता कि उसे अपने मेन पॉइंट पर रहना है। उसने सिर्फ वही बातें कहीं जो उसके मेन मैसेज को सपोर्ट कर रही थीं और बाकी इरेलेवेंट चीज़ों को अवॉइड किया। ऋतिक ने देखा कि इस बार उसका प्रेजेंटेशन पहले से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। उसके बॉस और टीम ने उसे पूरा सुना और उसकी बात को समझा। किसी ने भी उससे अनरिलेटेड सवाल नहीं पूछे, क्योंकि उसने अपनी बात को बहुत क्लैरिटी के साथ प्रस्तुत किया था। उसे महसूस हुआ कि स्टिक टू योर पॉइंट का ये लेसन सच में कितना काम का था। इस एक प्रिंसिपल ने उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कई गुना बेहतर बना दिया था। मीटिंग के बाद ऋतिक का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने खुद से वादा किया कि अब हर बातचीत में वह इस बात का ध्यान रखेगा कि वह अपने मेन पॉइंट पर सेंटर्ड रहे। अब वह श्वार्ट्जबर्ग की इस सीख को अपने जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करने लगा। जब भी उसे अपने दोस्तों के साथ किसी गहरी बातचीत में उतरना होता, वह सबसे पहले अपने मन में यह तय कर लेता कि उसे कहना क्या है और बस उसी पर टिका रहता। ऋतिक की कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे और भी बेहतर हो रही थी। अब लोग उसकी बातें न सिर्फ ध्यान से सुनते थे, बल्कि उसकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते थे। उसने पाया कि जब वह एक स्पष्ट और केंद्रित संदेश देता है, तो लोग उसकी बातों से जुड़ जाते हैं और वह अपने विचारों को अच्छी तरह से कन्वे कर पाता है। श्वार्ट्जबर्ग का यह तीसरा लेसन भी ऋतिक के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उसने सीखा कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और रेलिवेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मेन पॉइंट को आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथन करने के बाद उससे जुड़े रहें। ऋतिक अब श्वार्ट्जबर्ग की किताब के अगले लेसन तक पहुंच चुका था। उसने अब तक यह सीख लिया था कि एक सशक्त पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसे स्ट्रेंथन करना है और अपनी बात को कंसाइज और रेलिवेंट रखते हुए उसी पॉइंट पर स्टिक करना है। इन सब ने उसे एक अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में ढालना शुरू कर दिया था। अब वह अपनी बात को कॉन्फिडेंट और फोकस्ड तरीके से कह पाता था। लेकिन किताब का अगला लेसन था सेल योर पॉइंट इफेक्टिवली, जो शायद उसकी सारी सीखों में से सबसे चैलेंजिंग था। श्वार्ट्जबर्ग का कहना था कि एक पॉइंट को केवल कह देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे अपने ऑडियंस तक इस तरीके से पहुंचाना ज़रूरी होता है कि वे न केवल उसे समझें, बल्कि उससे इमोशनली और इंटेलेक्चुअली जुड़ें भी। ऋतिक के लिए यह एक नई बात थी। वह अब तक यह समझ चुका था कि क्लैरिटी और फोकस होना ज़रूरी है, लेकिन एक इम्पैक्टफुल मैसेज देने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात को इस तरह से पेश करें कि सुनने वालों को लगे कि ये बात उनके लिए भी रेलिवेंट और मीनिंगफुल है। श्वार्ट्जबर्ग ने सुझाव दिया था कि अपने पॉइंट को सेल करने का मतलब है उसे एक ऐसे तरीके से पेश करना कि लोग उससे जुड़े महसूस करें। इसके लिए स्टोरी टेलिंग, एविडेंस और परसुएसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि लोग उससे इमोशनल और लॉजिकल दोनों स्तरों पर कनेक्ट कर सकें। ऋतिक को यह समझ में आ गया था कि अब उसे अपनी बात को एक ठोस आर्ग्यूमेंट के रूप में पेश करना होगा और उसे इस तरह से कम्युनिकेट करना होगा कि लोगों को लगे कि यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक वैल्यूएबल प्रोपोजिशन है। ऋतिक ने इस पर काफ़ी सोच विचार किया और उसे याद आया कि उसने कई बार अपने बॉस को प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को समझाते देखा था। बॉस अपनी बात को सिंपल तरीके से नहीं, बल्कि कई बार स्टोरीज के साथ समझाते थे, जिससे लोग उनकी बातों से जल्दी कनेक्ट कर लेते थे। ऋतिक को लगा कि शायद यही श्वार्ट्जबर्ग के इस लेसन का सार था कि हमें अपनी बात को केवल तर्कसंगत तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से पेश करना चाहिए कि वह लोगों की भावनाओं को भी छू सके। ऋतिक को जल्दी ही अपनी इस सीख को लागू करने का एक और मौका मिला। ऑफिस में एक नई पॉलिसी को लेकर मीटिंग होनी थी और ऋतिक को इसमें अपनी टीम के हित में सुझाव देने थे। इस बार उसने तय किया कि वह सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स का ही सहारा नहीं लेगा, बल्कि अपने पॉइंट को ज्यादा एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एक छोटी कहानी का इस्तेमाल करेगा। मीटिंग के दिन उसने अपनी बात कुछ इस तरह शुरू की। मैं आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक टीम है जो बहुत मेहनती है, लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार उनके गोल्स क्या हैं। वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का असर कम दिखता है क्योंकि उनकी दिशा साफ नहीं है। अब इसी टीम को अगर एक क्लियर विजन और उद्देश्य दिया जाए तो वे कितनी प्रोडक्टिव हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। फिर उसने अपनी बात को कनेक्ट किया
कि कैसे यह नई पॉलिसी उनकी टीम को एक क्लियर डायरेक्शन दे सकती है। उसने अपने पॉइंट को बस एक कोल्ड फैक्ट की तरह पेश नहीं किया, बल्कि एक रिलेटेबल कहानी के माध्यम से उसे समझाया। उसने देखा कि उसकी इस अप्रोच का असर बहुत गहरा था। उसकी टीम के सदस्य उसकी बात से न केवल सहमत हुए, बल्कि उन्होंने उसे अपने पॉइंट को कम्युनिकेट करने के लिए भी अप्रिशिएट किया। ऋतिक को यह एहसास हुआ कि जब आप अपनी बात को रिलेटेबल तरीके से कहते हैं तो लोग उससे ज्यादा जुड़ते हैं। ऋतिक ने इस लेसन से एक और बात सीखी थी, और वो थी एविडेंस की ताकत। श्वार्ट्जबर्ग ने समझाया था कि अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ इमोशन ही नहीं, बल्कि तर्क और प्रामाणिकता का भी सहारा लेना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे तर्क या सबूत हैं जो आपके पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, तो ऑडियंस को यकीन दिलाना आसान हो जाता है। अगली बार जब ऋतिक ने अपने पॉइंट को पेश किया तो उसने कुछ ठोस डेटा और रिसर्च का भी इस्तेमाल किया। उसने देखा कि इस तरह से उसकी बात को और भी वजन मिला। अब लोग उसे सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं मान रहे थे, बल्कि वे उसकी बातों पर भरोसा कर रहे थे। उसे अब महसूस हुआ कि एविडेंस के साथ अपनी बात को रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इससे न केवल आपके पॉइंट का प्रभाव बढ़ता है, बल्कि आप एक क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेटर भी बन जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद ऋतिक की टीम को एक नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी थी, और इस बार ऋतिक को अपनी टीम को कन्विंस करना था कि यह स्ट्रैटेजी उनके काम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ऋतिक ने इस बार स्टोरी टेलिंग, एविडेंस और परसुएसिव टेक्निक्स को मिलाकर एक कंपेलिंग मैसेज तैयार किया। उसने सबसे पहले एक छोटी कहानी सुनाई कि कैसे एक छोटी सी गलती या बदलाव बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। फिर उसने रिसर्च के साथ कुछ डेटा शेयर किया कि कैसे इस नई स्ट्रैटेजी से उनकी प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा। अंत में उसने एक पर्सनल नोट ऐड किया, मैं जानता हूं कि हम सभी बहुत मेहनत करते हैं, और यही स्ट्रैटेजी हमारी मेहनत को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। ऋतिक की इस बात का असर हुआ। टीम में सभी को उसकी बात समझ में आ रही थी, और हर कोई इस बदलाव के लिए तैयार दिख रहा था। इस बार ऋतिक ने देखा कि उसकी अप्रोच से उसकी टीम के लोग न सिर्फ उससे सहमत हुए, बल्कि उन्होंने खुद भी इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर ली थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा वैलिडेशन था कि उसने श्वार्ट्जबर्ग के इस लेसन को सही ढंग से सीखा और अप्लाई किया है। अब ऋतिक के लिए हर कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का माध्यम नहीं था, बल्कि वह अपने थॉट्स और आइडियाज को एक कंपेलिंग तरीके से पेश कर रहा था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि सिर्फ कहना ही नहीं, बल्कि अपने पॉइंट को बेचना भी एक कला है। उसने महसूस किया कि जब आप अपनी बात को परसुएसिव तरीके से रखते हैं, तो लोग न केवल आपकी बात सुनते हैं, बल्कि उस पर विश्वास भी करते हैं और उसे अमल में लाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। श्वार्ट्जबर्ग का यह लेसन ऋतिक के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने सीखा कि अपनी बात को इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल बनाने के लिए उसे इस तरह से पेश करना चाहिए कि लोग उससे जुड़ सकें और उसे वैल्यू कर सकें। ऋतिक ने श्वार्ट्जबर्ग की किताब के अगले और अंतिम लेसन तक पहुंचते हुए देखा कि अब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक अलग ही स्तर की परिपक्वता आ गई थी। अब तक उसने सीखा था कि किस तरह एक मजबूत पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, उसे स्ट्रेंथन करना, उस पर स्टिक करना और उसे इफेक्टिवली बेचना है। ये सब सीखने के बाद भी उसे महसूस हुआ कि कुछ ऐसा है जो उसे और मजबूत बनाएगा। श्वार्ट्जबर्ग का आखिरी लेसन यही था, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इस लेसन ने उसे यह सिखाया कि किसी भी स्किल को निखारने का सबसे बेहतरीन तरीका है निरंतर अभ्यास। श्वार्ट्जबर्ग का मानना था कि कम्युनिकेशन भी किसी अन्य स्किल की तरह ही है, जिसमें एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। उन्होंने लिखा था कि स्पीचेस या प्रेजेंटेशंस की रिहर्सल करने से आप अपने मटेरियल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, जिससे आपकी डिलीवरी में सुधार आता है और आपका मैसेज ज्यादा इफेक्टिवली पहुंचता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि हर बार प्रैक्टिस के बाद आप खुद को एनालाइज करें और यह देखें कि आपको किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। ऋतिक के लिए यह लेसन काफी आई ओपनिंग था। उसने सोचा कि कितनी बार उसने बिना प्रिपरेशन के प्रेजेंटेशंस दिए हैं और उसका असर वैसा नहीं पड़ा जैसा वह चाहता था। वह जानता था कि प्रैक्टिस करने से न केवल उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि वह अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिवली रख पाएगा। उसने यह तय किया कि वह अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की हर पहलू पर प्रैक्टिस करेगा
और खुद को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक भी लेगा। कुछ दिन बाद उसे एक बड़ी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। इस बार उसने अपनी पुरानी आदत को छोड़ते हुए अच्छे से तैयारी करने का फैसला किया। उसने प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करनी शुरू की और हर पॉइंट को प्रैक्टिस किया ताकि डिलीवरी स्मूथ और इम्पैक्टफुल हो। हर बार रिहर्सल के दौरान वह अपने शब्दों, जेस्चर्स और टोन पर ध्यान देता। अगर कोई पॉइंट अनक्लियर लगता तो उसे सुधारने की कोशिश करता। ऋतिक ने यह भी समझा कि केवल प्रैक्टिस करना ही काफी नहीं है, फीडबैक लेना भी जरूरी है। उसने अपने एक करीबी दोस्त को बुलाया और उसे प्रेजेंटेशन सुनाने लगा। दोस्त ने कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया और बताया कि कहां-कहां वह और सुधार कर सकता है। ऋतिक ने उन फीडबैक पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट किया और अपनी प्रेजेंटेशन को और पॉलिश्ड बनाया। इस बार रिहर्सल ने उसे यह कॉन्फिडेंस दिया कि वह अपने ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंटली खड़ा हो सकेगा। अगले दिन जब उसने अपने कॉलीग्स और बॉस के सामने प्रेजेंटेशन दी तो उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था। उसने अपनी बात को स्पष्ट, संक्षिप्त और सुनिश्चित रूप से पेश किया। उसका डिलीवरी इतना प्राकृतिक लग रहा था जैसे वह सब स्पॉन्टेनियस कह रहा हो, लेकिन उसके पीछे प्रैक्टिस का ही असर था। उसकी प्रेजेंटेशन खत्म होते ही पूरी टीम ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी सराहना की। ऋतिक को उस समय एहसास हुआ कि प्रैक्टिस ने न सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारा था, बल्कि उसे अपने मैसेज को और पावरफुल बनाने में भी मदद की थी। ऋतिक ने अब यह तय कर लिया कि चाहे छोटी सी बातचीत हो या बड़ा प्रेजेंटेशन, वह हमेशा रिहर्सल करेगा। उसने देखा कि प्रैक्टिस के दौरान उसे अपने वीकनेसेस का अंदाजा हुआ और फीडबैक से उसे सही डायरेक्शन में सुधार करने का मौका मिला। श्वार्ट्सबर्ग का यह लेसन उसके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने का सबसे अच्छा तरीका है अपने स्किल्स पर लगातार काम करना। इसके बाद ऋतिक ने अपने पर्सनल लाइफ में भी इस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि कई बार पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में भी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, खासकर जब उसे अपने परिवार के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करनी होती। उसने अपने विचारों को सोच समझकर प्रैक्टिस करना शुरू किया ताकि वह अपने रिश्तों में भी क्लैरिटी और इम्पैक्ट ला सके। ऋतिक ने अपनी सफलता को श्वार्ट्सबर्ग के इन 5 लेसन्स का परिणाम माना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लेसन जिसने उसे हर स्किल को पॉलिश करने का अल्टीमेट तरीका सिखाया, वही प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट था। इसने न केवल उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि कोई भी स्किल समय और मेहनत से निखरती है। ऋतिक ने श्वार्ट्सबर्ग की किताब के सभी लेसन से बहुत कुछ सीखा था। उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हुए महसूस किया था। अब वह न केवल अपने पॉइंट्स को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथन कर सकता था, बल्कि वह अपनी बात को इम्पैक्टफुल और एंगेजिंग तरीके से भी प्रस्तुत कर सकता था। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट के लेसन ने उसे यह सिखाया था कि किसी भी स्किल को रिफाइन करने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। किताब खत्म करने के बाद ऋतिक ने अपने जीवन के हर पहलू में इन सीखों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ऑफिस में प्रेजेंटेशंस देना अब उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, बल्कि वह हर प्रेजेंटेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसने अपने सहकर्मियों के सामने अपनी बातों को क्लियर और कंसाइज तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। जहां पहले उसे अपनी बात कहने में घबराहट महसूस होती थी, अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लगता था। उसे यकीन हो गया था कि उसके पास अब वह टूल किट है जिससे वह किसी भी कम्युनिकेशन चैलेंज को हैंडल कर सकता है। ऋतिक का यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उसके प्रोफेशनल जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। उसने पाया कि घर पर भी वह अपनी बातों को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने लगा है। अब वह अपने परिवार के साथ अधिक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कर पाता था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाया करती थी, अब उसकी क्लैरिटी और फोकस से सभी लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते और समझते थे। उसने महसूस किया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से उसके रिश्तों में भी एक नया निखार आया है। उसकी यह ट्रांसफॉर्मेशन उसके परिवार वालों ने भी नोटिस की। उसके माता पिता और पत्नी ने देखा कि ऋतिक अब एक थॉटफुल लिसनर और क्लियर कम्युनिकेटर बन चुका है। इसके अलावा ऋतिक ने खुद पर भी काम करना शुरू किया। उसने खुद को एनालाइज करना सीखा और खुद को हर दिन
एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाने की कोशिश की। वह हर प्रेजेंटेशन और इंटरैक्शन के बाद खुद से यह पूछता कि उसने क्या अच्छा किया और कहाँ सुधार की गुंजाइश थी। इस अप्रोच ने उसे लगातार ग्रो करने में मदद की। वह अपने मिस्टेक्स से सीखने लगा और अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को रिफाइन करने लगा। कुछ महीनों बाद ऋतिक के ऑफिस में एक बड़ा इवेंट आया। उन्हें एक प्रेस्टीजियस कॉन्फ्रेंस में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। यह कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े लोगों के सामने थी और यहाँ कंपनी की इमेज और रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत महत्वपूर्ण था। पहले के ऋतिक के लिए यह एक भारी प्रेशर होता, लेकिन अब वह कॉन्फिडेंट था। उसने कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी प्रेजेंटेशन की बार बार प्रैक्टिस की और फीडबैक के आधार पर उसे रिफाइन किया। उसने कहानी कहने के तरीके से शुरुआत की, डेटा और एविडेंस को केयरफुली प्रेजेंट किया और अपने मेन पॉइंट को लगातार ऑडियंस के ध्यान में रखा। जब उसका वक्तव्य खत्म हुआ तो ऑडियंस ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसकी तारीफ की। उसके बॉस ने उसे एक तरफ बुलाकर कहा, ऋतिक, तुम्हारे प्रेजेंटेशन से हम सभी को गर्व हुआ है। तुम्हारे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, डेप्थ और सिंसेरिटी है जो बहुत रेयर होती है। ऋतिक के लिए यह एक प्राउड मोमेंट था। उसने श्वार्ट्जबर्ग की किताब की मदद से खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां वह किसी भी तरह की ऑडियंस के सामने अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली रख सकता है। इस सफलता के बाद ऋतिक को कंपनी में एक प्रमोशन मिला। अब वह अपनी टीम को लीड कर रहा था और खुद एक मेंटोर की भूमिका में आ गया था। उसने अपनी टीम को श्वार्ट्जबर्ग के लेसन्स के बारे में बताना शुरू किया ताकि वे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इस इम्पॉर्टेंट स्किल को डेवलप कर सकें। धीरे धीरे वह अपनी टीम को भी वही चीज़ें सिखाने लगा जो उसने किताब से सीखी थी। पॉइंट को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई करना, उसे स्ट्रेंथन करना, उससे जुड़े रहना और उसे इफेक्टिवली बेचना। ऋतिक की टीम ने भी उसके गाइडेंस में तेजी से प्रोग्रेस किया। अब उसकी टीम के सभी सदस्य अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते थे। वे अपनी बात कहने में हस्तक्षेप नहीं करते थे और अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से रखने में सक्षम हो गए थे। ऋतिक का यह सफर न केवल उसके लिए बल्कि उसकी टीम के लिए भी ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हुआ। उन्होंने उसे अपना इंस्पिरेशन मानना शुरू कर दिया और उससे फीडबैक लेने लगे। अंततः ऋतिक को यह समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसे लाइफ टाइम तक रिफाइन किया जा सकता है। उसने महसूस किया कि श्वार्ट्जबर्ग की किताब का हर लेसन उसके जीवन में अनमोल था। किताब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऋतिक का सफर अभी बाकी था। उसने तय किया कि वे हमेशा खुद को बेहतर कम्युनिकेटर बनाने की कोशिश करता रहेगा और इसी अप्रोच के साथ उसने अपने करियर में और आगे बढ़ने की ठानी। ऋतिक ने सीखा था कि कम्युनिकेशन कोई एक बार की स्किल नहीं है जिसे सीखकर छोड़ा जा सके। ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। उसने महसूस किया कि कम्युनिकेशन को रिफाइन करने की कोई लिमिट नहीं होती और यही सोच उसे हर दिन एक बेहतर व्यक्ति और बेहतर कम्युनिकेटर बना रही थी। और इस तरह ऋतिक का श्वार्ट्जबर्ग की किताब के साथ यह सफर एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह था, जिसमें उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लगातार इंप्रूव किया। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए क्लैरिटी, फोकस, इम्पैक्ट और प्रैक्टिस की जरूरत होती है और उसने यह सब अपने जीवन में अपनाया। किताब खत्म होने के बाद भी इन सीखों ने उसके जीवन को बदल दिया और उसे एक सफल प्रोफेशनल और संतुलित व्यक्ति बना दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।